जिले का माहौल अजीब सा हो गया था। थाने में जाने से आम आदमी डरता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि वहां बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता। शिकायत लिखवानी हो तो रिश्वत, जमानत करानी हो तो रिश्वत, यहां तक कि साधारण कागज की कॉपी तक निकलवाने के लिए भी जेब ढीली करनी पड़ती थी। गांव कस्बों से आए पीड़ित लोग जब थाने पहुंचते तो उनसे दुर्व्यवहार किया जाता। गरीब और अनपढ़ लोग तो ये सोचकर लौट जाते कि शायद यही नियम है। लेकिन धीरे धीरे इन आवाजों ने जोर पकड़ लिया। मीडिया में खबरें आने लगी, सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होने लगी। थाने में इंसाफ नहीं, सिर्फ पैसों का खेल चलता है। सबसे बड़ा आरोप यही था कि थाने का दरोगा रामप्रसाद न सिर्फ रिश्वत लेता था, बल्कि केस को उलझाकर पैसों की और मांग करता था। कुछ मामलों में तो निर्दोष लोगों को फंसाकर उनसे वसूली करने की भी बातें सामने। लोगों के मन में गुस्सा था, लेकिन डर के कारण कोई सीधे सबूत पेश नहीं कर पाता था। प्रशासन तक शिकायतें पहुंची, मगर ठोस कार्यवाही न होने के कारण जनता का भरोसा पुलिस से उठता जा रहा था। जनता की परेशानी। जिले के लोग महीनों से पुलिस की कार्यशैली से परेशान थे। गांव कस्बों के नागरिक बताते थे कि थाने में जाते ही सबसे पहले पैसे की मांग होती है। पीड़ित चाहे किसी भी वर्ग का हो, बिना नजराना दिए उसकी रिपोर्ट दर्ज ही नहीं होती। गरीब और मजदूर वर्ग के लोग सबसे ज्यादा पीड़ित थे। वे अक्सर अपने साथ हुए अपराध की शिकायत दर्ज कराने आते, लेकिन उन्हें डराया धमकाया जाता कि अगर ज्यादा बोलोगे तो उल्टा मुकदमा दर्ज कर देंगे। इस डर से अधिकतर लोग चुप हो जाते और थाने की दहलीज पार करने की हिम्मत नहीं करते। कुछ लोग जिन्होंने हिम्मत करके सोशल मीडिया या स्थानीय पत्रकारों से बात की, उन्होंने बताया, यहां अपराधियों को तो बचाया जाता है, मगर पीड़ित को न्याय नहीं मिलता। महिलाएं खासतौर पर थाने में कदम रखने से कतरातीं, क्योंकि वहां का माहौल ही उन्हें असुरक्षित महसूस कराता था। धीरे धीरे ये भय इतना गहरा हो गया कि लोग अपने छोटे छोटे झगड़े, चोरी या मारपीट के मामलों को भी पुलिस तक नहीं ले जाते थे। उन्हें लगता था कि पुलिस से बचना ही भला है। यानी न्याय दिलाने के बजाय पुलिस की छवि वसूली करने वाली संस्था जैसी बन गई थी, और यही बात आईपीएस अफसर को सबसे ज्यादा अखर रही थी। मीडिया और सोशल मीडिया का दबाव। थाने में चल रहे भ्रष्टाचार और जनता की शिकायतें धीरे धीरे मीडिया तक पहुंचने लगी। स्थानीय अखबारों में खबरें छपने लगी। थाने में बिना घूस काम नहीं, गरीब की रिपोर्ट नहीं लिखते दरोगा, जमानत के नाम पर वसूली। टीवी चैनलों के रिपोर्टर भी गांव गांव घूमकर पीड़ितों से बयान लेने लगे। कई चैनलों ने बहस चलाई कि पुलिस जनता की रक्षक है या वसूली करने वाली। इधर सोशल मीडिया पर हालात और भी तेजी से वायरल हुए। फेसबुक, ट्विटर, एक्स और व्हाट्सएप ग्रुपों में वीडियो, ऑडियो और स्क्रीनशॉट शेयर होने लगे। किसी ने थाने के बाहर रिश्वत मांगते हुए की गुप्त रिकॉर्डिंग डाल दी, तो किसी ने अपनी कहानी वीडियो में बता दी। #जस्टिस फॉर पुअर और #स्टॉप पुलिस करप्शन जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। युवा और छात्रों ने ऑनलाइन कैंपेन चलाया। यहां तक कि कुछ पूर्व पुलिस अधिकारी और वकील भी पोस्ट लिखकर सवाल करने लगे। अगर शिकायतकर्ता के पास पैसे नहीं हैं, तो क्या उसे न्याय नहीं मिलेगा? क्या विभाग ऐसे दरोगाओं पर कार्रवाई करेगा? इस तरह मीडिया और सोशल मीडिया के दबाव ने मामले को सिर्फ एक थाने की समस्या न रखकर पूरे जिले का मुद्दा बना दिया। प्रशासन पर दबाव बढ़ा और ईमानदार अधिकारियों तक ये आवाज पहुंच गई, जिनमें सबसे आगे थी आईपीएस अनन्या सिंह। आईपीएस अनन्या सिंह, ईमानदारी और साहस की पहचान। इस जिले में तैनात थीं आईपीएस अधिकारी अनन्या सिंह। अनन्या 2016 बैच की तेज तर्रार और सख्त छवि वाली अफसर थीं। अभी वो जिला पुलिस अधीक्षक एसपी के पद पर कार्यरत थीं और जिले की पहली महिला एसपी होने के कारण वैसे ही चर्चा में थीं। अनन्या की सबसे बड़ी पहचान उनकी ईमानदार और पारदर्शी कार्यशैली थी। उन्होंने पहले जिन जिलों में काम किया, वहां अपराधियों के खिलाफ बेखौफ कार्रवाई और भ्रष्ट अधिकारियों पर त्वरित सस्पेंशन के आदेश देकर लोगों का भरोसा जीता था। पिछले कार्यकाल में उन्होंने बाल तस्करी और महिला सुरक्षा के कई चर्चित मामलों में निर्णायक कदम उठाए, जिसकी सराहना मीडिया और वरिष्ठ अधिकारियों ने की थी। जनता उन्हें लोहे की महिला कहकर पुकारने लगी थी, क्योंकि वे राजनीतिक दबाव से भी नहीं डरती थीं। उनकी यही छवि थी जिसने लोगों को उम्मीद दी कि अब जिले की पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई ठोस कदम उठेगा। अनन्या का पुराना रिकॉर्ड। आईपीएस अनन्या सिंह की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि वो केवल आदेश देने वाली अफसर नहीं थीं, बल्कि जमीनी स्तर पर जाकर हालात समझती थीं। अपनी पिछली पोस्टिंग में उन्होंने कई ऐसे केस सुलझाए थे जिन्होंने उन्हें एक सख्त और ईमानदार अधिकारी की छवि दी। बाल तस्करी रैकेट का भंडाफोड़। पिछले जिले में उन्होंने एक बड़े बाल तस्करी गिरोह को बेनकाब किया था। महीनों तक गुप्त रूप से सूचना इकट्ठी की, रात में छापा मारकर दर्जनों बच्चों को मुक्त कराया और मुख्य सरगना को जेल भेजा। महिला सुरक्षा अभियान। उन्होंने सेफ स्ट्रीट नाम से अभियान चलाया। बाजारों और स्कूलों के बाहर गश्त बढ़ाई, ईव टीजिंग के मामलों पर तुरंत कार्रवाई की। कुछ ही महीनों में क्षेत्र में महिलाओं के खिलाफ अपराध घट गए। भ्रष्टाचार पर सीधी कार्रवाई। एक जिले में उन्होंने अपने ही विभाग के 2 रिश्वतखोर सब इंस्पेक्टरों को रंगे हाथ पकड़वाया था। बिना किसी राजनीतिक दबाव के तुरंत सस्पेंड कर दिया। इस वजह से उनके अधीनस्थ भी सतर्क रहने लगे और जनता में भरोसा बढ़ा। इन सब कार्रवाइयों ने अनन्या सिंह को एक सख्त लेकिन संवेदनशील अफसर के रूप में स्थापित कर दिया।
इसीलिए जब वो इस नए जिले में आई तो लोगों को लगा कि अब हालात सचमुच बदलेंगे। बचपन का अनुभव और संकल्प। आईपीएस अनन्या सिंह के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना गुस्सा यूं ही नहीं था। बचपन से उन्होंने देखा था कि कैसे एक गरीब और आम आदमी किसी सरकारी दफ्तर या थाने के चक्कर काटता रहता है। उनके पिता एक छोटे सरकारी स्कूल के शिक्षक थे, जिन्हें वेतन और प्रमोशन पाने में भी रिश्वतखोरी का सामना करना पड़ा। कई बार घर में माँ पिता की बातें सुनते हुए अनन्या को ये समझ आया कि भ्रष्टाचार ही वो दीवार है जो गरीब और न्याय के बीच खड़ी है। स्कूल के दिनों में उनकी एक सहेली के साथ दुर्व्यवहार हुआ था। जब वे शिकायत दर्ज कराने गईं तो थाने ने पहले ही दिन रिश्वत की मांग की और मामला दर्ज करने में टालमटोल की। ये घटना अनन्या के मन में गहरी छाप छोड़ गई। तभी उन्होंने तय कर लिया कि अगर कभी उन्हें अवसर मिला तो वे ऐसी व्यवस्था बदलने के लिए खुद पुलिस सेवा में जाएंगी। आईपीएस बनने के बाद भी जब उन्होंने देखा कि उनकी ही वर्दी में कुछ लोग जनता का शोषण कर रहे हैं तो उन्हें निजी पीड़ा होने लगी। उनका मानना था कि भ्रष्ट अफसर सिर्फ पैसा नहीं लेते, जनता का भरोसा भी चुराते हैं। यही कारण था कि इस जिले में आते ही उन्होंने ठान लिया, इस बार वे सिर्फ आदेश नहीं देंगी बल्कि सीधे मैदान में उतरेंगी और सबूत के साथ कार्रवाई करेंगी। गुप्त मिशन की योजना। जब आईपीएस अनन्या सिंह ने जिले की हकीकत अपनी आंखों से देखी और सोशल मीडिया की आवाजें सुनी तो उन्हें साफ हो गया कि सिर्फ आरोपों पर कार्रवाई करने से मामला टिकेगा नहीं। उन्हें ठोस सबूत चाहिए था, ऐसा सबूत जो अदालत और विभाग दोनों में खरा उतर सके। उन्होंने सबसे पहले थाने की अंदरूनी स्थिति को समझने के लिए अपने भरोसेमंद अधिकारियों से गुप्त रिपोर्ट मंगवाई। लेकिन सबकी बातें एक जैसी थीं, साहिबा, दरोगा बहुत चालाक है, बाहर कुछ नहीं छोड़ता, बिना रंगे हाथ पकड़े कुछ नहीं होगा। तभी अनन्या के दिमाग में एक गुप्त मिशन का खाका बनने लगा। उन्होंने सोचा, अगर शिकायतकर्ता बनकर कोई आम आदमी थाने जाए और दरोगा से मदद मांगे तब उसका रिश्वत मांगने वाला रवैया गुप्त कैमरे में रिकॉर्ड किया जा सकता है। लेकिन ये भी समझ रही थी कि कोई भी साधारण नागरिक ये जोखिम नहीं उठा पाएगा। इसलिए उन्होंने तय किया कि वो खुद ही भेष बदलकर जाएंगी। भिखारन का वेश चुनने की वजह ये थी कि इससे दरोगा बिल्कुल भी नहीं चौंकेगा और वे सबसे कमजोर और असहाय व्यक्ति की तरह दिखेंगी। इससे दरोगा की असली मानसिकता बाहर आएगी और वही उनका सबूत बनेगा। इस प्लान को गुप्त रखने के लिए उन्होंने सिर्फ 2 भरोसेमंद अधिकारियों को विश्वास में लिया। एक को गुप्त कैमरा और वायरलेस से बाहर बैठाया और दूसरे को पास के कमरे में अलर्ट रखा। अब मिशन तय हो चुका था, भिखारन बनकर थाने जाना और रंगे हाथ सबूत इकट्ठा करना। टीम का चयन और तैयारी। आईपीएस अनन्या सिंह जानती थीं कि बिना भरोसेमंद टीम के ये मिशन सफल नहीं हो सकता। उन्होंने इस गुप्त ऑपरेशन के लिए केवल 3 लोगों को चुना, ऐसे लोग जो न सिर्फ ईमानदार हों बल्कि खतरे के समय भी डटे रहें। सीआईडी विंग के एक अनुभवी सब इंस्पेक्टर, जिन्हें गुप्त कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डिंग और वायरलेस सिस्टम चलाने का अनुभव था। इन्हें थाने के बाहर गाड़ी में बैठाकर लाइव फीड देखने का काम सौंपा गया। एक महिला कांस्टेबल जिष्टू, जो खुद भी अनन्या के साथ डिस्गाइज के समय आसपास रहकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके, जरूरत पड़ने पर तुरंत संकेत देकर बाहर की टीम को बुला सके। ड्राइवर कम सहायक, जिसे थाने के आसपास साधारण चाय वाले, रिक्शे वाले के रूप में तैनात किया गया ताकि अगर स्थिति बिगड़े तो तुरंत मदद पहुंचा सके। प्लानिंग बहुत बारीकी से हुई। अनन्या ने अपने दफ्तर में नहीं बल्कि एक निजी जगह पर बैठक की। उन्होंने मिशन के हर कदम का नक्शा तैयार किया। कौन किस समय कहां होगा, गुप्त कैमरा कैसे चालू होगा, वायरलेस पर कौन सा कोडवर्ड बोले जाएंगे, स्थिति बिगड़ने पर कितने समय में टीम अंदर आएगी। उन्होंने ये भी तय किया कि दरोगा के सामने कौन सा मामला लेकर जाएंगी, यानी ऐसा बहाना जिसमें गरीब व्यक्ति की मदद की आड़ में दरोगा से फैसला करने या रिपोर्ट लिखने के बदले पैसे की मांग करवाई जा सके। पूरी तैयारी के बाद अनन्या ने टीम से कहा, याद रखिए, ये सिर्फ मिशन नहीं है, सिस्टम को साफ करने का पहला कदम है। अगर हम सफल रहे तो जिले के हर भ्रष्ट अधिकारी को संदेश जाएगा। भिखारन का वेश क्यों चुना। आईपीएस अनन्या सिंह ने जब इस गुप्त मिशन की योजना बनाई तो सबसे पहले यह सोचना पड़ा कि वे कौन सा वेश धारण करें जिससे दरोगा को शक भी न हो और वो अपने असली रूप में सामने आ जाए। भिखारन का वेश चुनने के पीछे कई ठोस कारण थे। सबसे कमजोर छवि। भिखारन समाज के सबसे असहाय और गरीब वर्ग का प्रतीक होती है। दरोगा को लगता कि ऐसा व्यक्ति न पैसा दे पाएगा, न शिकायत दर्ज करवा पाएगा, इसलिए उसके सामने उसका असली चेहरा खुलकर आ सकता है। थाने में आम प्रवेश। भिखारन जैसी महिला को थाने में आने जाने से कोई नहीं रोकता, वो किसी भी बहाने से भीतर जा सकती है। इससे मिशन को अंजाम देना आसान होता। सहानुभूति के बहाने। गरीब और मजबूर महिला के केस की आड़ में दरोगा से पैसे लेकर मदद की बात करवाई जा सकती थी। ये सबसे अच्छा जाल था उसकी रिश्वतखोरी को उजागर करने के लिए। ध्यान से बाहर रहना। किसी और वेश जैसे वकील, पत्रकार या सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने पर दरोगा चौकन्ना हो सकता था, लेकिन भिखारन का रूप इतना आम और साधारण होता है कि कोई संदेह नहीं करता। अनन्या जानती थीं कि ये रूप अपनाकर वे दरोगा के सामने उसकी असली मानसिकता उजागर कर पाएंगी और वही उनका सबूत बनेगा। गुप्त वेश और तैयारी।
आईपीएस अनन्या सिंह ने भिखारन का वेश सिर्फ सोच ही नहीं लिया था, बल्कि उसे बेहद यथार्थ बनाने की तैयारी भी की। वो जानती थीं कि दरोगा को जरा सा भी शक हुआ तो पूरा मिशन खतरे में पड़ सकता है। कपड़े। उन्होंने पुराने, फीके और थोड़े फटे हुए कपड़े चुने। एक घिसी हुई साड़ी, ब्लाउज के ऊपर पुराना स्वेटर और पैरों में टूटी फूटी चप्पल। सिर पर गमछा और कंधे पर फटा पुराना थैला जिसमें कुछ पुराने कागज रख दिए ताकि लगे कि किसी केस के कागज हैं। मेकअप। चेहरे पर हल्की सी कालिख और धूल लगाई ताकि रंग सांवला और म्लान लगे। बालों को अस्त व्यस्त कर छोटी सी चोटी बांध ली। हाथों और नाखूनों पर हल्की मिट्टी रगड़ ली ताकि लगे लंबे समय से सफाई नहीं की। सामान्य बोलचाल की भाषा को भी बदलने का अभ्यास किया, जैसे गांव की महिला बोलेगी वैसे ही लहजा अपनाया। गुप्त कैमरा और रिकॉर्डिंग। अनन्या ने साधारण दिखने वाले थैले और शॉल में छोटे छोटे स्पाई कैमरे फिट करवाए। एक कैमरा थैले के बटन में, दूसरा शॉल के पल्लू में। आवाज रिकॉर्ड करने के लिए एक छोटा सा डिवाइस ब्लाउज के अंदर लगाया। कैमरा वायरलेस के जरिए बाहर बैठी सीआईडी टीम तक लाइव फीड भेज रहा था ताकि किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई हो सके। इस तैयारी के बाद आईने में खुद को देखा तो वे बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही थीं। वर्दी वाली सख्त अफसर अब सामने थी, एक थकी हारी गरीब भिखारन। यही वो रूप था जिससे दरोगा को उसके असली रंग में पकड़ा जा सकता था। मिशन से पहले की मानसिक स्थिति। भिखारन का वेश धारण करने के बाद आईपीएस अनन्या सिंह ने जब खुद को आईने में देखा तो उन्हें एक अजीब सी अनुभूति हुई। वर्दी में वो हमेशा आत्मविश्वास और अधिकार का प्रतीक लगती थीं, लेकिन इस भेष में वो खुद को बिल्कुल आम और असहाय महसूस कर रही थीं। उनके भीतर हल्का सा डर भी था, अगर दरोगा या उसका स्टाफ उन्हें पहचान ले तो मिशन विफल हो सकता था। थाने में अकेले अंदर जाने का मतलब था कि कुछ भी अप्रत्याशित हो सकता है। कभी कभी सोचती क्या मैं सही कर रही हूं, लेकिन डर से कहीं ज्यादा उनके अंदर उत्साह और संकल्प था। उन्हें यकीन था कि ये कदम उठाए बिना वो सिस्टम की गंदगी को नहीं हटा पाएंगी। उन्होंने सोचा, अगर मैं ही पीछे हट गई तो जनता का भरोसा कैसे लौटेगा। ये विचार उन्हें नई ताकत देता। अनन्या के चेहरे पर थकान का मेकअप था, लेकिन भीतर उनका दिमाग बेहद सतर्क और तेजी से काम कर रहा था। हर इशारे, हर शब्द, हर पल को उन्होंने पहले से सोच रखा था। उनकी नब्ज तेज चल रही थी, लेकिन आंखों में चमक थी। ये चमक थी एक ईमानदार अफसर के साहस और मिशन पूरा करने के उत्साह की। मिशन की रात। भिखारन बनकर थाने जाने से एक रात पहले आईपीएस अनन्या सिंह के दफ्तर का माहौल बिल्कुल अलग था। दिन भर का काम निपटाने के बाद भी उनके मन में हलचल थी। वो जानती थीं कि ये कोई साधारण अभियान नहीं है, ये उनकी प्रतिष्ठा, सुरक्षा और पूरी योजना की साख का सवाल है। उस रात उन्होंने अपनी मेज पर बैठकर पूरी रणनीति दोबारा पढ़ी। गुप्त कैमरों की बैटरियां, वायरलेस के कोडवर्ड, टीम के स्थान माइनस हर बिंदु को नोटबुक में चेक किया। सहयोगियों को आखिरी निर्देश दिए, अगर कुछ भी असामान्य लगे तो इमरजेंसी सिग्नल मिलते ही अंदर आना। कमरे में अकेले रहकर वो खुद को मानसिक रूप से तैयार कर रही थीं। एक और जिम्मेदारी का बोझ था, अगर ये मिशन सफल हुआ तो जिले में नया संदेश जाएगा। दूसरी ओर हल्की सी चिंता भी, माइनस अगर पहचान हो गई तो मामला उल्टा भी पड़ सकता है। रात के करीब 11 बजे उन्होंने अपनी ड्यूटी डायरी बंद की और मां की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर प्रण लिया, माइनस कल मैं डरूंगी नहीं, जो भी होगा सही के लिए होगा। फिर कुछ देर ध्यान लगाया ताकि मन स्थिर हो सके। धीरे धीरे ये हलचल उत्साह में बदल गई। नींद भले ही कम आई हो, लेकिन मन में एक अदम्य साहस था। ये वही साहस था जो उन्हें अगले दिन बिना वर्दी, बिना ओहदे के एक साधारण भिखारन की तरह थाने तक ले जाने वाला था। थाने का दृश्य और दरोगा का असली चेहरा। अगली सुबह जब आईपीएस अनन्या सिंह भिखारन के वेश में थाने पहुंची तो वहां की हवा ही अलग थी। थाने के बाहर कुछ लोग बैठे थे, कुछ अंदर काम करवाने की कोशिश कर रहे थे। दरोगा रामप्रसाद अपनी कुर्सी पर धूप सेंकते हुए अखबार पढ़ रहा था। जैसे ही अनन्या धीरे धीरे अंदर गईं और विनम्र आवाज में बोलीं, साहब, मेरे बेटे को फर्जी केस में फंसा दिया गया है, जमानत करवा दो। दरोगा ने सिर उठाकर उन्हें देखा और तुरंत तिरस्कार भरी हंसी हंसी। उसका रवैया अहंकारी और कठोर था। पहले तो उसने घूरते हुए कहा, यहां क्या करने आई है, तेरा काम यहां नहीं होगा। फिर कुर्सी पीछे झुकाकर आवाज नीची करके बोला, जमानत चाहिए तो 10,000 रुपये लाओ, वरना निकलो यहां से, हम कोई फ्री में काम नहीं करते। उसकी आंखों में बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं थी, बल्कि एक ताकतवर और सिस्टम पर कब्जा किए व्यक्ति का घमंड था। वो ये मानकर